हाँ चलो, हम बात कर रहे थे एटॉमिक साइज़ का। देखिए, हम ये जा रहे हैं पढ़ने बोरॉन। बोरॉन ग्रुप 13 का एलिमेंट है। इनमें क्या क्या एलिमेंट है? एक है बोरॉन, एक है एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ये सारे के सारे एक ग्रुप में होते हैं। तो नॉर्मल हम क्या पढ़े थे कि बोरॉन कि ऊपर से नीचे जैसे आप आते हो तो आपका साइज़ बढ़ता है। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। तो हमारा कायदे से ये वाला ऑर्डर होना चाहिए कि बोरॉन छोटा, उससे बड़ा एल्युमिनियम, उससे बड़ा गैलियम, उससे बड़ा इंडियम, उससे बड़ा थैलियम। लेकिन देखिए केमिस्ट्री क्या होता है, इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकालते हैं कि एक्सपेरिमेंटल में कितना आ रहा है। तो उसमें इसमें कुछ फॉल्ट्स आए थे जिसको हम एक्सेप्शन के तौर पर पढ़ते हैं। क्या था? देखिए, आफ्टर एक्सपेरिमेंट हमें जो मिला इसका साइज़ का ऑर्डर, वो क्या मिला था? सबसे छोटा होता है हमारा बोरॉन, उसके बाद हमारा आता है गैलियम, उसके बाद हमारा आता है एल्युमिनियम, और फिर आपका इंडियम एंड थैलियम का साइज़ बराबर नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली बराबर है। क्या है? अप्रॉक्सीमेटली बराबर। यही जाके आपका करेक्ट ऑर्डर हुआ। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया कि सर आपने इस तरह से क्यों किया? अब देखिए, आप देख रहे हो कि यहाँ पर एल्युमिनियम पहले था, गैलियम बाद में है, लेकिन यही दोनों नीचे चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि गैलियम में हमें क्या लगता है? गैलियम में हमें लगता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन कि विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑकर्स इन गैलियम। क्या बोलोगे? इसमें आपका होता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट, आप यहाँ देख रहे हो कि इंडियम छोटा है, थैलियम बड़ा है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल हमें ये वैल्यू आया। क्यों? क्योंकि इसमें क्या लगता है? इसमें आपका लगता है एलसी। एलसी स्टैंड्स फॉर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एलसी स्टैंड्स फॉर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें दो लगता है कॉन्ट्रैक्शन जो वेरी इंपॉर्टेंट है। गैलियम में क्या लगता है आपका? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। इंडियन थैलियम में क्या लगता है? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अगला जो हम जा रहे हैं बात करने, नेक्स्ट जो हम जा रहे हैं बात करने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का, वो आपका रहेगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगला जो हम जा रहे हैं बात करने वो रहेगा आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखिए, अगर हम बात करें एनर्जी का, तो आपको पता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी। क्या होता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी और एनर्जी इज़ दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल। तो अगर हम पहले नॉर्मल हम बात करते हैं कि आपको पता है कि ऊपर से नीचे फ्रॉम मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस। मतलब अगर ये रहा बोरॉन का साइज़, ये रहा एल्युमिनियम का, ये रहा गैलियम का, ये रहा इंडियम का, और ये रहा थैलियम का, तो कायदे से क्या होगा? अगर ये सबका रहा न्यूक्लियस, तो आप क्या देख रहे हो कि इसका डिस्टेंस ये रहा, इसका डिस्टेंस ये रहा, इसका डिस्टेंस ये रहा, इसका डिस्टेंस ये रहा, इसका डिस्टेंस ये रहा। तो आप पढ़े हो कि फोर्स जो होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/रेडियस स्क्वायर, और फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तब क्या देख रहे हो कि जिनका जिनका रेडियस बढ़ेगा उनका फोर्स घटेगा। यानी जब फोर्स घटेगा तो इनका एनर्जी भी कम अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। मतलब अगर हम बात करें तो इसकी सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी, इसका इससे ज़्यादा, इसका इससे ज़्यादा, इसका इससे ज़्यादा, इसका सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर हम कायदे से बात करें तो क्या होना चाहिए? इसका ये होना चाहिए कि आपका जो बोरॉन है इसका सबसे ज़्यादा ऐसा होना चाहिए, फिर एल्युमिनियम का इससे कम होना चाहिए, फिर गैलियम का इससे कम होना चाहिए, फिर इंडियम का इससे कम, फिर थैलियम का सबसे कम होना चाहिए। क्योंकि साइज़ जब बढ़ता है तो डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू रेडियस इंक्रीजेज। एज अ रिज़ल्ट फ्रॉम दिस रिलेशन हमारा फोर्स घटेगा। जब फोर्स घटेगा तो एनर्जी भी घटेगा। लेकिन ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट मैंने इसका रीडिंग निकाला था। वो रीडिंग कैसे होगा? मैं मीन्स हम नहीं, साइंटिस्ट निकाले थे। देखिए,
इन्होंने क्या किया था, आफ्टर ऑल द एक्सपेरिमेंट इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया था, आयोनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी वर्सेस जेड, जेड स्टैंड्स फॉर एटॉमिक नंबर। इन्होंने इसमें सीक्वेंस से लिया था, ये आपका था बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब जब इन्होंने इसका ग्राफ प्लॉट किया तो क्या देखा था, देखिए इन्होंने इसका कुछ ग्राफ ऐसे आया था, बोरॉन का इधर आया था, फिर आपका एल्युमिनियम इधर आया था, फिर थोड़ा सा एल्युमिनियम से ऊपर हमारा गैलियम था, सबसे कम हमारा इंडियम था, और फिर हमारा यहाँ पर कुछ थैलियम आया था। ये सारे के सारे रीडिंग हमें एक्सपेरिमेंट से मिला था। अब जब इन्होंने ज्वाइन किया तो क्या हुआ, कुछ हमारा इस तरह से आया था एनर्जी का लेवल। इस तरह से हमारा क्या है, एनर्जी का लेवल आया था। जब इन्होंने सबको, तो फिर हम क्या देख रहे थे यहाँ से कि आप देखिए कि अगर हम एनर्जी की बात करें तो अगर ये वाला हमारा एल्युमिनियम का एनर्जी है, ये वाला हमारा इंडियम का एनर्जी है, ये वाला हमारा गैलियम का है, ये वाला एल्युमिनियम, और ये वाला हमारा इंडियम का है, तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो हमारा एनर्जी है वो किसका है, बोरॉन का है। उसके बाद कौन आ रहा है, थैलियम आ रहा है। उसके बाद कौन आ रहा है, गैलियम आ रहा है। उसके बाद कौन आ रहा है, एल्युमिनियम आ रहा है। और सबसे कम किसका आ रहा है, इंडियम आ रहा है। यानी इसका जो सही एनर्जी का ऑर्डर होगा, बोरॉन इज़ मैक्सिमम, इसके बाद थैलियम, इसके बाद गैलियम, इसके बाद एल्युमिनियम, इसके बाद इंडियम। तो आप इसका वैल्यू एग्ज़ाम में आता है तो आप इस ग्राफ से इसको याद रख सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इन केस ऑफ ग्रुप 13 में हमें क्या करना पड़ता है, ग्राफ प्लॉट करना पड़ता है, जिसका नेचर क्या आता है, जस्ट लाइक डब्लू, जिसमें पहला डॉट आपका बोरॉन का, दूसरा एल्युमिनियम का, तीसरा गैलियम, चौथा इंडियम, पांचवा थैलियम। आप कॉरस्पॉन्डिंग एक्सिस पर लाइन ड्रॉ करके आप चेक कर सकते हो विच हैज़ मोर एनर्जी, विच हैज़ लेस एनर्जी। अगला हम जा रहे हैं बात करने नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मुझे अब देखिए क्या होता है इसमें, आपको पता है कि ग्रुप 13 में क्या क्या एलिमेंट है, एक है बोरॉन, एक है एल्युमिनियम, एक है गैलियम, एक है इंडियम, एक है थैलियम। नाउ पहले हमको ये बताइए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ दैट टाइप ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू पुल द इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स इटसेल्फ। तो अब ये बताइए कौन सा एलिमेंट अपने तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, वही एलिमेंट अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, पुल करेगा, जिनका साइज़ छोटा होगा। क्यों, अगर साइज़ छोटा है तो वो न्यूक्लियस के क्लोज है। हम क्या बोल रहे हैं, अगर साइज़ छोटा है तो वो न्यूक्लियस के क्लोज है, और अगर वो न्यूक्लियस के क्लोज है यानी उस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, क्योंकि अगर साइज़ छोटा है तो वो न्यूक्लियस के क्लोज है, और न्यूक्लियस में सारे प्रोटॉन है विच हैज़ पॉजिटिव चार्ज। तो ड्यू टू ए स्मॉल साइज इट हैज़ मोर पॉजिटिव चार्ज, और जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वही फिर नेगेटिव चार्ज को पुल करेगा, और नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जिनकी साइज़ छोटी है
उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा। क्लियर है? तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि बोरॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 होता है, एल्युमिनियम का होता है 1.5, गैलियम का होता है 1.6, इंडियम का होता है 1.7 और थैलियम का होता है 1.8। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने डेंसिटी के बारे में। अगला हम जा रहे हैं फोकस करने डेंसिटी के बारे में। तो ये तो बहुत सिंपल है। आपको पता है कि डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम। मतलब अगर मास बढ़ेगा तो कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, हमारा डेंसिटी बढ़ेगा। तो क्या होगा, अगर ग्रुप में अगर आप टॉप से बॉटम आते हो तो साइज़ बढ़ता है। जब साइज़ बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा, जब मास बढ़ेगा तो कॉरस्पॉन्डिंग डेंसिटी भी बढ़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, on moving from top to bottom, size increases, therefore atomic mass increases, as a result density increases। देखो बेटा, ये वाला अगर हम सिंबल लें तो आप समझना इंक्रीज है, और ये वाला सिंबल है तो क्या समझना डिक्रीज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिगार्डिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिगार्डिंग मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, देखिए इसमें कुछ कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ना है। मैं बता देता हूँ क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला बात करते हैं कि जो आपका बोरॉन है, बोरॉन इज़ एक्सट्रीमली हार्ड। बोरॉन क्या होता है, एक्सट्रीमली हार्ड होता है ड्यू टू कोवेलेंट कैरेक्टर। बोरॉन इज़ एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्लैक कलर सॉलिड। एंड ब्लैक कलर्ड सॉलिड। पहला पॉइंट बोरॉन के बारे में आता है, क्वेश्चन याद रखिएगा। सेकंड, बोरॉन exists in many allotropic form. Boron exists in many allotropic form and due to very strong crystalline lattice boron has unusually high melting point and boiling point। ये वाला पॉइंट आप याद रखिएगा कि बोरॉन में कि ड्यू टू इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस, इट हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट इसमें है वो ये है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गैलियम जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गैलियम होता है 30 डिग्री सेल्सियस और 303 केल्विन।
गैलियम exists in liquid form. गैलियम exists in liquid form in summer. समर में गैलियम किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। और जो अगर बीपी मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जो गैलियम है इज़ वेरी हाई, दैट इज़ 2676 केल्विन, which makes it useful material for measuring high temperature. For measuring high temperature. तो ये वाला बेटा गैलियम के बारे में जो पॉइंट है ये जेई मेंस और मेडिकल में कभी कभी पूछ देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये पूरा के पूरा हमारे किस में बारे में हो गए? रिगार्डिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम जा रहे हैं बात करने रिगार्डिंग केमिकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने रिगार्डिंग केमिकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट हम बात करें रिगार्डिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन। सबसे पहला पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी and trends in chemical reactivity. ये हमारा पहला केमिकल प्रॉपर्टीज है। अब देखो इसमें क्या होता है, पढ़ो। ड्यू टू a small size of boron, sum of first three ionization energy is very high. Sum of first three ionization energy is very high, which prevent it from forming B plus 3 ion and forces it to form only covalent compound. अब देखिए बेटा इसमें होता क्या, समझो पहले। आपको पता है कि आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? आयनिक बॉन्ड में होता है जहाँ पर एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। यही अगर हम बात करते हैं कोवलेंट, इसमें क्या होता है? इसमें होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसने हम क्या बोला? इसने बोला है कि बोरॉन में अगर हम देखते हैं सम ऑफ फर्स्ट थ्री आयनेशन एनर्जी ये बहुत ही ज़्यादा होता है, इसीलिए बोरॉन B+3 नहीं फॉर्म करता है। कैसे होता है देखो, अगर हम बात करते हैं बेटा बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है ना, तो क्या लिखेंगे हम? 1s 2 2s 2 2p1। ये इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मान लीजिए अगर मेरे को ये पहला अगर इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा तो इसको हम बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी 1,
अगर दूसरे को निकालना पड़ेगा तो इसको क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी 2, और तीसरे को निकालना पड़ेगा तो हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी 3। इन तीनों को जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एनर्जी। ये बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो ये वाला आपको इम्पॉसिबल है प्रोवाइड करना। इसीलिए बोरॉन क्या करता है, जो इसके पास वैकेंसी है यहाँ पर वो बाहर से इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेता है, शेयरिंग करके कोवेलेंट बना लेता है। आयनिक क्यों नहीं बना पाता है, क्योंकि इसका आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू बहुत ही हाई है, जो इम्पॉसिबल है इसे प्रोवाइड करने का। इसीलिए बोरॉन कभी B+3 नहीं बनाता, इंस्टेड ये क्या बना लेता है, कोवेलेंट कंपाउंड, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, शेयरिंग हो जाएगा, तो इसका जो P में जो वैकेंट्स खाली है वहाँ भी इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और साथ में इसका ऑक्टेडी पूरा हो जाएगा, और ये स्टेबल भी हो जाएगा। लेकिन आयनिक में क्या होती है कि इस पर एनर्जी ज़्यादा होने के कारण बोरॉन नेवर मेक्स आयनिक कंपाउंड। और आपको इसीलिए हम सबसे पहले भी लिखवा चुके थे कि स्टार्टिंग में ही आपको हम लिखवा दिए थे कि यही रीज़न है बोरॉन जो बनाता है कोवलेंट कंपाउंड, यही रीज़न है कि बोरॉन को हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल, बिकॉज मेटल मेक आयनिक बॉन्ड वेयर एज नॉन मेटल मेक कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर एल्युमिनियम। इसके बारे में पहला पॉइंट क्या लिखते हैं कि जो हमारा एल्युमिनियम होता है जनरली, नॉट ऑलवेज, हमने क्या हम बोले, हम क्या बोले कि जनरली फॉर्म्स कोवैलेंट कंपाउंड। जनरली ये क्या बनाता है, कोवैलेंट कंपाउंड। जनरली, हमेशा नहीं। जैसे अगर हम एक एलिमेंट का बात करें AlF3, तो ये वाला हो जाता है हमारा आयनिक कंपाउंड। क्यों, क्योंकि ये हमारा ब्रेक कर जाएगा एल्युमिनियम +3 प्लस ऑफ 3F-, ये हो गया हमारा आयनिक। लेकिन अगर हम बात करते हैं AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, या हम बात करते हैं AlBr3 एल्युमिनियम ब्रोमाइड, या हम बात करते हैं एल्युमिनियम आयोडाइड, ये सब के सब होते हैं कोवैलेंट नेचर। ये सब के सब क्या होते हैं, कोवैलेंट नेचर। क्यों होता है, क्योंकि इनकी साइज़ बढ़ते जाती है, जैसे साइज़ बढ़ते जाती है वैसे क्या होता है, इसमें पोलराइजेशन इफेक्ट लगने लगता है, जो हम फजान्स रूल बॉन्डिंग में पढ़े थे। तो उसके कारण क्या होता है, इनका आयनिक कैरेक्टर कम होते जाता है एंड कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है। अब आपका एक क्वेश्चन, क्या सर एल्युमिनियम क्लोराइड या एल्युमिनियम ब्रोमाइड या एल्युमिनियम आयोडाइड, क्या ये प्योर कोवैलेंट कैरेक्टर है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि फजान ने बोला था कि ऐसा दुनिया में कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है जिसमें प्योर 100% आयनिक हो या प्योर 100% कोवैलेंट हो। उसमें कुछ ना कुछ रेशियो आयनिक का होता है, कुछ ना कुछ रेशियो कोवैलेंट का होता है। लेकिन एल्युमिनियम फ्लोराइड में सबसे ज़्यादा परसेंटेज आयनिक का होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। वेयर एज एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम ब्रोमाइड, एल्युमिनियम आयोडाइड में मैक्सिमम किसका कैरेक्टर होता है, कोवैलेंट का, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम, कोवैलेंट कंपाउंड। क्लियर? चल अगला हम बात करते हैं जो हमारा गैलियम है, जो हमारा इंडियम है और जो हमारा थैलियम है। ये सब के सब दो वैलेंसी शो करते हैं। एक ये शो करते हैं +1 और एक ये शो करते हैं +3। तो गैलियम, इंडियम, थैलियम वेरिएबल चार्जेस क्यों शो करते हैं, इसका एक ही रीज़न एग्जाम में आता है। क्या रीज़न है कि गैलियम, इंडियम, थैलियम दे शो वेरिएबल चार्जेस? क्या आंसर होगा? इट इज़ ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट।
जो आपको हम पढ़ाए थे पीरियोडिक टेबल में, क्या होता है? इट इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ये क्या होता है? इट शोस वेरिएबल ऑक्सीडेशन चार्जेस। नेक्स्ट, अगर आपका थैलियम +3 में एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको हम बोलते हैं कि इट विल एक्ट एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट विल एक्ट एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट विल एक्ट एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? दूसरे को ऑक्सीडाइज करना, खुद को रिड्यूस होना। मतलब थैलियम अपने तरफ से क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ये गेन करने वाला है। मतलब थैलियम +3 क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये बना लेगा थैलियम +1। तो इसी को क्या बोलते हैं? रिड्यूस होना। अब बहुत बच्चे के दिमाग में होगा, सर आपने इसको 2 इलेक्ट्रॉन क्यों दिया? आप तो इसको ऐसे भी कर सकते हो ना कि थैलियम ने एक भी इलेक्ट्रॉन तो गेन कर सकता है और साथ में क्या बना लेगा? थैलियम +2। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? मैंने आपको अभी सिखाया था इस लाइन में। देखो क्या लिखा है, थैलियम केवल +1 एंड +3 फॉर्म ही बनाता है, ये +2 फॉर्म नहीं बनाता है। इसीलिए ये वाला रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल फॉर थैलियम +3। समझ में आ रही है आपको? चलिए अगला हम बात कर रहे हैं इसमें कि अगर मेरे को बोला जाए कि आपको दिया गया है गैलियम +3, आपको दिया गया है इंडियम +3 और आपको दिया गया है थैलियम +3। दूसरा आपको दिया गया है गैलियम +1, फिर आपको दिया गया है इंडियम +1, फिर आपको दिया गया है थैलियम +1। हम बोले कि इन दोनों का स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? तो आपको पता है कि बोरॉन जो ग्रुप 13 का है ये नॉर्मली +3 का चार्ज शो कर, जैसे आप देखिए एल्युमिनियम +3, तो ये सारे के सारे क्या करते हैं? नॉर्मली +3 का चार्ज शो करते हैं, है कि नहीं? तो जब +3 का चार्ज शो करेंगे तो इनका नॉर्मल ट्रेंड होगा कि ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम +3 चार्ज इज स्टेबल। लेकिन अगर हम यही बात करते हैं +1 का, तो +1 का चार्ज कौन शो करता है? ग्रुप 1 का एलिमेंट, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो लेकिन बोरॉन का जो फैमिली है ग्रुप 13 का, ये +1 नॉर्मली शो नहीं करता है। ये कब शो करता है? ये शो करेगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनका प्रोसेस उल्टा हो जाता है और यही कारण है उल्टा होने की थैलियम हमारा गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। यही कारण है कि थैलियम क्या है हमारा? इट इज़ अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको ये रखना है कि नॉर्मल कंडीशन में ये नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करते हैं और अगर इनकी चार्जेस चेंज होती है तो फिर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि गैलियम, इंडियम, थैलियम +3 में दे फॉलो द नॉर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर, वेयर एज in case of +1 due to inert pair effect they will follow the order as I have mentioned here। नेक्स्ट देखिए बेटा, एक बड़ा क्वेश्चन ये भी आता है, कभी कभी कंपाउंड को ब्रेक करने बच्चे को नहीं आता है। कभी कभी बच्चे को बेटा कंपाउंड ब्रेक करने नहीं आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से समझिए, बच्चे को कंपाउंड ब्रेक ही नहीं करने आता है। तो मान लीजिए अगर हम बोलते हैं कि TlI3 को हमने ब्रेक किया 2 पार्ट में। एक बार हमने ब्रेक कर दिया Tl+3 प्लस ऑफ 3I- और एक बार हमने ब्रेक कर दिया Tl+1 प्लस ऑफ I3-। हमारा ये क्वेश्चन है बेटा कि हमने इस कंपाउंड को इस 2 पार्ट में ब्रेक किया, विच वन इज़ द करेक्ट प्रोसेस फॉर ब्रेकिंग इट। अब देखो, अगर आपको ऊपर का ये दोनों अगर कंडीशन याद नहीं रहेगा तो
तो आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। अब हम देखिए, हम बात कर रहे हैं थैलियम का, तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर +3 में हम बात करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि थैलियम +3 का जो ये सब के सब हमारे बेटा स्टेबिलिटी ऑर्डर हैं। ये कौन सा ऑर्डर है? ये सारे के सारे हमारे स्टेबिलिटी ऑर्डर हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि थैलियम +3 का स्टेबिलिटी ऑर्डर बहुत ही कम है, लेकिन थैलियम +1 का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो आप क्या देख रहे हैं? एक मिनट, ये बेटा ऐसे होगा, +3 वाला ऐसे होगा और +1 वाला ऐसे होगा। तो आप क्या देख रहे हैं बेटा कि +3 वाला का स्टेबिलिटी ऑर्डर बहुत ही कम है। और आपको पता है कि कोई भी अगर कंपाउंड ब्रेक करेगा तो वो स्टेबल फॉर्म में ही जाएगा। तो अब पहला में क्या देख रहे हो कि जब ब्रेक करने के बाद Tl+3 में बना, तो ये तो स्टेबल फॉर्म में नहीं है ना, तो ये इस तरह से ब्रेक नहीं करेगा। लेकिन अब क्या देख रहे हो कि थैलियम +1 इज मोर स्टेबल, यानी कि ये वाला जब ब्रेक किया तो स्टेबल पार्ट में हो गया, तो हमारा कंपाउंड इस तरह ब्रेक करेगा। तो आपको सर ये समझना पड़ेगा कि जब कोई भी कंपाउंड जब टूटता है तो वो अपने स्टेबिलिटी फॉर्म में ही टूटेगा। समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन अगर हम दे रहे हैं आपको, जैसे मैं आपको दे रहा हूँ Ki3 और हम बोले बेटा अब इसको तोड़ो कैसे टूटेगा, तो अब बहुत लोग क्या करेंगे, बोलेंगे सर चार्ज उल्टा, लोग ऐसे लिख देंगे K3++I-, तो गलत हो गया। क्यों? अरे गधे, ये बताओ पोटेशियम ग्रुप 1 का है, कभी ये +3 शो करेगा? ये +1 शो करेगा, यानी ये कैसे ब्रेक करेगा? ये ब्रेक करेगा K++I3-, ये करेक्ट है। तो इस तरह कंपाउंड एग्जाम में आते हैं कि अगर मेरे पास ये कंपाउंड है, अगर इसको मैंने इसके आयंस में डिसोसिएट किया तो मेरा क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो आपको पहले ये पहचानना पड़ेगा और एलिमेंट किस ग्रुप का है, एलिमेंट में कोई एबनॉर्मल प्रॉपर्टी तो नहीं है, ये देख के आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है? चल